में सिलेबस है वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंट्रेंस का सोच लो, बोर्ड्स का सोच लो, वेव्स एंड ऑसिलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और वेव्स एंड इसके ऑसिलेशन बाद का जो बेस है वो अभी से चालू है। क्लास 11 के ये लास्ट दो चैप्टर्स, ऑसिलेशन हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, और अभी हम पढ़ेंगे वेव्स। तो ये जो वेव्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 12 में भी काम में आने वाला है। अगर जेई नीट कुछ भी एग्जाम दे रहे हो उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब भी हम लोग टू एंड फ्रो मोशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन है, और उसी का मैथमेटिकल एनालिसिस करा था लास्ट चैप्टर में। अभी हम बात करेंगे वेव्स की। अब जो ये वेव्स है वो भी थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक मोशन जैसा ही है। फॉर एग्जांपल पानी का वेव ले लो, ऊपर नीचे हो रहा है। पानी का वेव ले लो, ऊपर नीचे हो रहा है। या मान लो साउंड है, राइट, तो वो भी एक टाइप का वेव होता है, राइट। अब ये भी, इसमें भी कुछ पीरियोडिक नेचर्स होते हैं, इसी वजह से इसको भी हम लोग साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मान लो पानी का वेव जो होता है वो अगर छोटा है तो इट्स नॉट हार्मफुल। अगर बड़ा हो गया तो इट कैन गो अप टू सुनामी, और सुनामी से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। और कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो मतलब ये जो वेव्स है ना, ये कैरियर ऑफ एनर्जी है। ये जो एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करता है। तो अगर कोई बिल्डिंग गिर गई वेव की वजह से, अर्थक्वेक ही ले लो, वो भी वेव्स है। टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो वेव्स क्रिएट होता है धरती के नीचे, वो भी वेव्स है। उसकी वजह से बिल्डिंग कलैप्स हो रहे हैं। मतलब वो जो एनर्जी है वो बिल्डिंग पे तक पहुंच रही है, और वो एनर्जी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है। तुम हथौड़ा मारोगे तो भी एनर्जी लगा रहे हो, अगर बिल्डिंग ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो रही है तो भी एनर्जी है। तो वेव्स क्या होता है? आर बेसिकली कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट शुड बी क्लियर। तो हम बताएंगे वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में काफ़ी थियोरेटिकल है और काफ़ी न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। दे ट्रांसफ़र एनर्जी, एक चीज़ याद रखना, कैरियर्स ऑफ एनर्जी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। दे ट्रांसफ़र एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, एक ही मीडियम पे एक जगह से हर एक जगह अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो हम लोग वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। तो कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स यू ऑलरेडी नो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आई राइट डाउन वेव्स और इसके टाइप्स। तो बेसिकली अगर हम लोग एक ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करें तो हम लोग वेव्स को तीन टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। वन, टू, एंड लेट मी टेक वन मोर, तीसरा। जो पहला टाइप का वेव होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, तीनों का अपना अपना एप्लीकेशन है और एक एक करके हम समझेंगे। वैसे मैकेनिकल वेव्स जो होती है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं तीन टाइप के वेव। दूसरा टाइप का वेव है जो हम लोगों ने काफ़ी बार ऑलरेडी पढ़ा भी है, आप लोगों के चैप्टर में भी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करें, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ एक्चुअली वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अपना जो ये तीसरा वेव है वो होता है मैटर वेव। मैटर वेव, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों वेव का मतलब क्या होता है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और मैटर वेव क्या होता है। तो ये तीनों अलग अलग चैप्टर में आते हैं। इस वाले चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानेंगे। और ये जो मेरा वेव है वो है मीडियम। यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव होती है ना, उसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट मैकेनिकल वेव्स इज रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। फॉर प्रोपागेशन, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करना है तो उसको अपना एक मीडियम चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो क्या होता है
अगर हम बोले कि मैकेनिकल वेव्स है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करना है, मीडियम का मतलब, मान लो साउंड, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम। अभी साउंड को हम लोग विदाउट एयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर वैक्यूम हुआ तो साउंड एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग वाटर वेव्स की बात करें, उस पर भी पानी तो चाहिए, तो मेरा मीडियम है वो। तो दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स विच एक्चुअली नीड्स अ मीडियम, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स को हम लोग फिर से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक करके डिस्कस बाद में करूँगा, पहले मैं टाइप्स बता दूँ। इस टेबुलेशन के हिसाब से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। मैकेनिकल वेव्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अभी के लिए मैकेनिकल में इतना, उसके बाद हम लोग मैकेनिकल वेव को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मैकेनिकल वेव्स के ऊपर ही है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले वेव्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब, यू कैन टॉक अबाउट विजिबल लाइट, यू कैन टॉक अबाउट सनलाइट। अभी सन से जितनी भी एनर्जी आती है, मे बी विजिबल लाइट, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम रे ले लो, सारे के सारे सन से ही आते हैं। तो सन इज द ओरिजिन ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, इसको नहीं चाहिए मीडियम। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी वेव्स अपने सूरज की किरणों से आ रही है ना, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ रेज में बता दूं, नाम तो तुम लोगों ने पक्का सुना ही होगा। एक हो गया अपना गामा रे, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू कैन नॉट सी इट बिकॉज इट डज नॉट लाई इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाली विजिबल वाला हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली विजिबल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फिर अपना ये जो एक्सरे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अगर हम लोग एक्सरे करने जाते हैं बोन्स का, चेक करने की फ्रैक्चर वगैरह है कि नहीं, तो वो तो हमको दिखता नहीं है, बट वो बेसिकली बोन्स जो है उसको रोक देता है। सो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इट इज़ नॉट विजिबल विथ योर नेकेड आई, राइट। उसके बाद यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे। तो अगर हम लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं अल्ट्रावायलेट रे प्रोटेक्शन के लिए, तो अल्ट्रावायलेट रे भी अपने को दिखती नहीं है, लेकिन अगर सूरज में चलते रहो तो देखोगे स्किन काला पड़ जाएगा। दैट इज बिकॉज द अल्ट्रावायलेट रे इज डैमेजिंग योर सेल्स, सो दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। फोर्थ टाइप वी कैन कंसिडर दिस इज द विजिबल रे। सो विजिबल तो अपने को पता है जो दिख रहा है, तो अगर व्हाइट लाइट दिख रहा है दैट इज विजिबल, रेड, ब्लू, ग्रीन, सारे के सारे विजिबल पे गिरते हैं। और इनका जो वेवलेंथ होता है विजिबल का, वैसे सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम का मैं डिस्कस बाद में करूंगा, अभी इस चैप्टर में नहीं करेंगे। बट विजिबल रे का रेंज होता है 400 टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ की रेंज है उसकी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी है, मान लो हीट, हमें जो हीट फील होता है वट इज़ बेसिकली नथिंग बट वी कैन फील द हीट, we cannot see the heat because that is also electromagnetic radiation and that is infrared, okay, that is infrared। उसके बाद खाना पकाना है तो माइक्रोवेव यूज़ कर लेते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो दिस इज इन द माइक्रोवेव रेंज, माइक्रोवेव रेंज। सर हर एक वेव की एनर्जी अपनी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रेडियो वेव्स। तो ये जो मोबाइल सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल्स हैं, ये काफ़ी लार्ज वेवलेंथ रेंज पे काम करती है, और ये बेसिकली होती है हमारी रेडियो वेव्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फाइनली वी हैव गॉट मैटर वेव्स। तो कोई भी बॉडी अगर मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट, यू, मी, ओके, एनी क्रिकेट बॉल, ओके, बैट, या कोई पक्षी उड़े, कोई कीड़ा चले, तो हर चलने वाली चीज़ के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैटर वेव्स, ओके। सो वी कैन से इट इज़ एसोसिएटेड विथ किसी भी चीज़ की अगर मास है, तो इनफैक्ट इफ़ यू कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑल्सो, जिनकी थोड़ी मास होती है, तो इसको भी हम लोग मैटर वेव का नाम देंगे, एसोसिएटेड विथ
मूविंग मास, तो कोई भी मास है मूव कर रही है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, वो होगी मैटर वेव्स। तो ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और ये मैटर वेव्स का, ये क्लास 12 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम लोग मैकेनिकल वेव्स में अटकेंगे, वहाँ करेंगे अपना काम जो होगा उस पर ही रहेगा, ठीक है। कुछ रिलेशंस हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड, जो बाद में चाहिए होगी, अभी तो नहीं चाहिए। सो एक है एनर्जी मास रिलेशन, जो तुम लोगों ने सुना ही होगा, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते उनको भी पता होता है, E इज इक्वल टू MC²। मतलब जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक रिलेशन है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ओके, एंड लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई P। इस वाले वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वी कैन से लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई MV। तो देखो ये मास है और ये वेवलेंथ है, मतलब द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मास, सो दैट इज बेसिकली कमिंग अंडर मैटर वेव्स। तो अगर मैटर वेव को मेरे को एनालिसिस करना है तो अपने को ये वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके हम लोग ये वाली चीज़ें समझ सकते हैं, बट अभी के लिए हम नहीं करेंगे बिकॉज अभी अपना जो मेन टॉपिक है वो है मैकेनिकल वेव का। तो अभी हम मैकेनिकल वेव पे जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये मैकेनिकल वेव्स पे बेस्ड है। सो आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे इज मैकेनिकल वेव्स। तो हम मैकेनिकल वेव को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये वाला चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, ऑब्वियसली थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, तो उस बात का डर होगा, बट द सेम पॉइंट काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, तो ये कर ही सकते हो तुम लोग। मैकेनिकल वेव्स, ओके। सो एज आई सेड ये जो मैकेनिकल वेव्स है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। लेट मी टेक इट। सो मैकेनिकल वेव्स कैन बी आइदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसको मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंफ्यूज कभी भी मत होना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा है ट्रांसवर्स, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव। अभी एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं कि मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हमने मान लो साउंड की बात करी, ठीक है। सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स। एग्जांपल इज साउंड वेव्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसके बाद समझेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीकर के थ्रू आप तक पहुँच रहा है, कानों तक। इन बिटवीन देयर इज़ अ मीडियम दैट्स एयर, ओके। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी है, बट अगर मैं क्लासरूम में बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड से आपके कानों तक आवाज़ पहुँचती है एंड द मीडियम इज़ एयर, ओके। सो दैट मीन्स एज आई सेड मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, ओके। इसको मीडियम चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मीडियम। तो ये जो मेरा मीडियम है ये बेसिकली साउंड के लिए मान लो एयर है, you have air as the medium. Now what happens is that as soon as I speak, okay, as soon as I speak, if there is a speaker something will happen, in between there is air particles, और ये एक एयर पार्टिकल से अपना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये जो एयर पार्टिकल है ना, इससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये वाले पार्टिकल्स को एनर्जी टकरा रही है, उसके बाद ये नेक्स्ट वाले एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर रही है, और यहाँ पे एक रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन बन रहा है। उसके बाद ये वाली जब एनर्जी ट्रांसफर करेगी देयर विल बी सम रीजन विच इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेस हुई, इसने एनर्जी ट्रांसफर करी, यहाँ पे एक्सपांड हुआ, फिर से कंप्रेस हुआ, और ऐसे करते करते अपने कानों तक पहुँचेगी आवाज़। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अ स्प्रिंग, आजकल मिलता भी है, मेरे पास है वैसे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक दिन वीडियो बना के इसका भी। इफ़ यू हैव अ स्प्रिंग लाइक दिस एंड इफ़ यू गिव अ पुश टू द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा, स्प्रिंग आगे गया, कंप्रेस हुआ, थोड़ा आगे गया, यहाँ पे एक्सपांड हो गया, फिर से कंप्रेस हुआ, और ऐसे करते करते एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसमें दो रीजन रहते हैं,
एक होता है कंप्रेशन, जहाँ पे द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये वाला ले लो, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। और दूसरा वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन ये कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो इट विल बी अ रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द पार्टिकल, द पार्टिकल्स, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में, वाइब्रेट्स in the direction of propagation of wave, in the direction of propagation of waves, propagation of waves। तो जिस तरफ वेव जा रही है पार्टिकल भी उसी तरफ वाइब्रेट हो रहा है। हाउ? वेव की डायरेक्शन यही है, बिकॉज अपना साउंड तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर इसी डायरेक्शन में हो रही है। और पार्टिकल भी ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रही है, ऐसे इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस टू एंड फ्रो। सो पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम टू सेम है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ longitudinal wave. Okay, in a similar way we can actually talk about transverse wave. Okay, तो longitudinal wave के बारे में अगर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा तो वी कैन से दैट, लेट मी राइट डाउन दिस वन बाय वन। एग्जाम्पल हो गया मेरा पहला साउंड वेव, उसके बाद मैंने बताया इट हैज़ गॉट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, उसके बाद मैंने बताया द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। चौथा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ये वैसे ये वाला कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन और नंबर 4 वाला पॉइंट सिमिलर है, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस। ओके, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस, किसी भी डेंसिटी की बात करो तो वो चेंज हो रहा है, बिकॉज डेंसिटी मतलब क्या है, अगर ज़्यादा पार्टिकल एक जगह में जमा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस। तो अब देखो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस। और एक लास्ट पॉइंट है इसका, दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो ये जो साउंड है ऑब्वियसली अगर मैं पानी के अंदर बोलूँ तो आप तक कम पहुँचेगा, बिकॉज वाटर की डेंसिटी बहुत हाई है, तो मेरे को ज़ोर से बोलना पड़ेगा। एयर में हम लोग थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल कि स्टिल आप सुन लो, राइट। सो दे कैन ट्रेवल। ओके, साउंड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर क्वेश्चन आया लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बताओ तो ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, फुल मार्क्स। और मैकेनिकल वेव्स के बारे में तो ये दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अलग अलग से। ओके, अभी हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, तो इस पर भी अपने को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल है हम लोग बोल सकते हैं रिपल्स इन वाटर। ओके, तो अगर रिपल्स इन वाटर की बात करें, ओके, रिपल्स इन वाटर, पत्थर मारो, मतलब धीरे धीरे, अभी ऐसे सुनामी नहीं लानी, रिपल्स इन स्टोन बता रहा हूँ, वाटर है। तो अपने को अगर एक छोटा सा मैंने पत्थर लिया और पानी पे फेंका तो क्या होगा, ऐसे रिपल्स क्रिएट होंगे। तो ये जो रिपल्स क्रिएट होंगे ना, मान लो ये सेंटर हो गया और ऐसे रिपल्स आएंगे इस पर, और ये जो रिपल्स है ना ये वेव्स जैसा फॉर्म करेगा, राइट। इफ़ यू लुक इन टू अ 3 डायमेंशनल पिक्चर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स होती है ना दे वाइब्रेट। ओके, रिपल्स इन वाटर, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नंबर 2, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, OUGH। तो अगर वेव की बात करूँ मैं इन जनरल, तो यू बेसिकली हैव इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो उसमें होता है रेयर फ्रैक्शन एंड कॉम्प्रेशन, इस पे होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट ऊपर वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, और ट्रफ नीचे वाला पोर्शन, राइट। टेक वाइट पेन, तो ये क्रेस्ट हो गया यहाँ पे और ये ट्रफ हो गया उसके नीचे।
तो ट्रफ नीचे दिख जाएगा हमको। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है उस पर। नेक्स्ट, द पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये था लॉन्गिट्यूडिनल में। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। आज ठंड की वजह से मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। प्रोपागेशन ऑफ द वेव, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैंने एक वेव ड्रॉ करा तो एनर्जी तो यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ये यहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, ये वाली पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से यहाँ वाइब्रेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही है, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही है, और ये वेव जो है ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रही है और वेव्स फ्रंट में ट्रेवल हो रही है, मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज एंगल इज 90 डिग्री। So the particle will vibrate in a direction perpendicular to the propagation of the wave. So this is important, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का है। ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोपागेशन है पार्टिकल एक ही जगह पे है, वो तो हिल नहीं रहा है यहाँ से वहाँ। सो इसकी जो डेंसिटी है ना ये सेम रहती है, देयर इज नो इशू विद द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स व्हिच यू शुड नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी थोड़ा और हम लोग डीप पे जाएंगे। अब तक बताओ समझ में आ रहा है, क्लियर है? प्रियांश? यस सर। ओके, काफ़ी थियोरेटिकल है, अगर एक बार में समझ में आ गया ना तो उसके बाद देखो ये सब ज़्यादा सोचने की हाँ, जरूरत ये नहीं। थ्योरी ज्यादा अच्छी है, इसमें थ्योरी है। राइट, एग्जाम टाइम में जब लिखोगे ना तो इन वाले क्वेश्चंस का अगर आंसर भी देना है ना पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। कॉस्टम यही तो अच्छे से करता है सर, थ्योरी हाँ, कौस्तभ का पकड़ भी फेवरेट लेता है, है। आज कौस्तभ का फेवरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ सर, 10 से 15 मिनट और कर लो क्लास। ओके, चलो तो फिर कर लेते हैं, जितनी जल्दी जितना हो पाए उतना कवर करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे साउंड वेव्स के बारे में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये बेसिक फिजिक्स है या जनरल फिजिक्स है जो अपने डेली लाइफ में भी यूज़ हो रहा है, तो इनके बारे में जानना अच्छा रहता है। अगर कोई तुम्हारा पूछे घर पे, कोई छोटा भाई या बहन पूछे कि साइंस पढ़ रहे हो बताओ तो साउंड क्या है, समझाओ मुझे, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो साउंड वेव्स है ना, ये क्या होता है, अपने कान तक पहुँचते पहुँचते ये ट्रेवल करता है एयर पे, और अपने कान के जो हम लोग बोलते हैं ना कान का पर्दा, डायफ्राम होता है, उसको उसको डायफ्राम बताते हैं। तो वहाँ पे वो वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन जो होती है ना उसी वजह से हम लोगों को सुनाई देता है, वही सिग्नल अपने ब्रेन तक जाता है, वो चेंज होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और हमें पता चलता है कोई क्या बोल रहा है या किस चीज़ का साउंड है, इज इट अ नॉइज और म्यूजिक। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वेव्स है ये 3 रेंज पे पड़ता है। एक तो अपना ऑडिबल जो अपने को सुनाई दे रहा है, तो ये हो गया मेरा ऑडिबल रेंज, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज जो है ये साउंड्स हम लोग बेसिकली फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो अगर कोई साउंड रेंज है 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक, तो ये ऑडिबल में आता है, वी कैन लिसन टू दैट साउंड, राइट। एक चीज़ याद रखना, अपने पास जो रिलेशन है ये हमने पहले करा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो ऑडिबल रेंज में देख सकते हैं 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज है, मतलब 20,000 हर्ज वाली की एनर्जी ज़्यादा है, 20 हर्ज की एनर्जी कम है। तो अगर साउंड बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है तो उसकी एनर्जी कहीं मिड रेंज पे पड़ती है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला जो है ऑडिबल के बाद, दैट इज इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक जो है ये इससे कम होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है वो इससे कम होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है। इंफ्रा मतलब समझ गया ना, इन्फीरियर वर्ड से आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज 20 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, तो ये आता है इंफ्रासोनिक पे। तो ये जो जिनकी एनर्जी बहुत लो होती है ना, वो इंफ्रासोनिक पे पड़ता है, राइट। 0 हर्ट्ज तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अगर 0 हर्ट्ज होगा तो एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। बहुत कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फाइनली ये तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अल्ट्रासोनिक अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है अल्ट्रा वायलेट, यहाँ होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब इट विल बी, द फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ये बहुत हाई रेंज पे पड़ता है। तो ये जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं, गाना गा के ग्लास तोड़ देते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर हमें सुनाई दे तो ठीक, और सुनाई भी दे तो कानों को चुभेगा, और वो रेंज होता है इसके आसपास 10,000 20,000 हर्ज। और अगर सुनाई ना दे तो इतना हाई एनर्जी हो जाता है कि हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन एनर्जी बहुत होती है उसमें। एज ए रिजल्ट इट माइट डैमेज द ग्लास मटेरियल विच एवर इज देयर अराउंड। तो ये तीनों के तीनों साउंड वेव्स होते हैं। साउंड वेव्स का ये मतलब नहीं होता कि केवल सुनाई दे, जो ना सुनाई दे वो भी साउंड वेव्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि अपने को नेसेसरी कंडीशन जानने हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम में ट्रांसफ़र हो सकता है क्या एनर्जी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। सो इस हिसाब से एक दो पॉइंट, कुछ पॉइंट्स इसके देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी, ठीक है। दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर मीडियम, ओके। वैसे ये मैं जो नोट्स दे रहा हूँ इसको डायरेक्ट एग्जाम में उतार सकते हो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, इसके काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऑफ मीडियम मतलब मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम में क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड सो दैट, ओके, फॉर वेव प्रोपगेशन। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मीडियम पे वेव ट्रेवल करेगी, उस वेव मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन, प्रोपगेशन, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अभी नेसेसरी कंडीशन फॉर मीडियम ऑफ वेव प्रोपगेशन ये पढ़ लेते हैं। ये वाला खींचता नहीं है कभी, ओके। तो यहाँ 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मीडियम क्या होना चाहिए जिस पे वेव अपना प्रोपागेट करे, वेव प्रोपागेशन। तो इस पे पॉइंट नंबर 1, ओके। पॉइंट नंबर 1 इज, ये जो मीडियम है इट शुड बी अ बिट फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि एकदम साउंड वेव को ट्रैवल करना है। अगर हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, और एट द सेम टाइम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ रूम विच इज़ फुल, लाइक उसमें सीमेंट रखा हुआ है या कोई स्टील है, तो एक दूसरे एंड से दूसरा एंड अगर कोई बोलेगा तो वाल के एक कोने से दूसरा कोना सुनाई नहीं देगा, बिकॉज बीच में जो मीडियम है वो इलास्टिक नहीं है, ठीक है। सो मीडियम शुड पॉजेस इलास्टिसिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए उस पर, शुड बी इलास्टिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये नंबर 1। दूसरा वाला पॉइंट है मीडियम शुड हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके। मीडियम शुड हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो वेव प्रोपोगेशन मुश्किल है, बिकॉज ये जो वेव्स ट्रेवल करते हैं ना, ये इक्वल और इक्वल डेंसिटी मीडियम पे उसी में ट्रेवल करेंगे, बाकी जगह पे उसके इफेक्ट्स या ट्रेवलिंग के प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस ड्यू टू एनर्जी लॉस शुड बी मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम। तो ये जो साउंड वेव्स है अगर टकरा के वापस आ रहे हैं तो ये तो दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ठीक है।
resistance is minimum for particles, minimum for particles, very important. ओके ये क्यों? बिकॉज एनर्जी लॉस मेरे को रिड्यूस करनी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर वेव ट्रेवल कर रहा है तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मतलब एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। सो एनर्जी पार्टिकल्स टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। सो ये जो है ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर यू नो एनर्जी और फॉर एनी काइंड ऑफ वेव्स दैट यूजुअली ट्रेवल्स। ओके, तो कुछ डेफिनेशंस है जो हमें जानने चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, और इसी चीज़ को हम लोग मतलब यूज़ करेंगे इस वाले, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, प्री रिक्विजिट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो लोग थोड़ा रिवाइज कर लेना। वैसे हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही कराए, ये वेव्स पे कराए, ऑसिलेशंस पे कराए, तो ये वेव्स पे भी ये सब सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहला है अपना टाइम पीरियड। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दोनों चैप्टर में अपने काम आ जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट क्लास 12 में भी काम आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीज़ें रट लो अच्छे से। रटने का मतलब है समझ लो, समझ के फिर डेफिनेशन रटना, बिकॉज ये चाहिए होगा। पहले होगा टाइम पीरियड, फिर अपना एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट, ये भी जानो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 ये भी मैंने बताया था ऑलरेडी, इसके बारे में और डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है अभी। इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो अगर कोई भी इक्वेशन में लिखूँ y इज़ इक्वल टू, ऑसिलेशन में जैसे पढ़ा था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो इस फाई को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस फाई पूरे की पूरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फेज, वट एवर इज़ द एंगल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये हो गया मेरा फेज। उसके बाद नंबर 5 डेफिनेशन आ गया मेरा वेव लेंथ। ओके, तो ये जो वेव लेंथ डेफिनेशन है ये वैलिड है, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये शायद खाली ट्रांसवर्स वेव के लिए होगा, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज यूजुअली इफ़ आई रिप्रेजेंट अ वेव वी फील दैट ओके ये तो ट्रांसवर्स ही होगा, यही मेरा वेव है और क्या, ख़त्म। लेकिन ये थोड़ा गलत है। अगर मैंने इसका डेफिनेशन देना चाहा वेवलेंथ का, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेवलेंथ इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स। तो ये ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं हम लोग, और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, या तो क्रेस्ट ले लो या तो ट्रफ ले लो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन ये कहलाता है वेवलेंथ, नो डाउट, नो इश्यूज़, बट इट इज़ फॉर ट्रांसवर्स वेव। अगर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल में भी वेवलेंथ होता है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन और कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो ये वाला मेरा रेयरफेक्शन, ये वाला रेयरफेक्शन, ये वाला कंप्रेशन। तो अगर मेरे पास और एक रेयरफेक्शन यहाँ रह गया, तो मे बी आई हैव वन रेयरफेक्शन हियर, तो ये वाला जो है ये हो गया मेरा उसका वेवलेंथ। So I can take any of them as the definition. So it is the important part. Okay. Similarly हम लोग प्रोपागेशन कांस्टेंट की भी बात करते हैं। वैसे मैंने बता तो दिया था ये भी, बट ये वाला टर्म भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग अगर रिवीजन भी करें तो अपने को याद आ जाए, ठीक है। ये है प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वेवलेंथ। ओके, हम लोगों ने के टर्म यूज़ किया था पिछले वाले चैप्टर में, तो उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो प्रोपागेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट के, एंड वी नो दैट के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये वेव नंबर है, उसको हम लोग प्रोपागेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्योर वेव नंबर की बात करें, अगर वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज ऑफ द यू नो वेव नंबर, तो लिख लेते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज नथिंग बट हाउ मेनी वेव्स आर देयर पर सेंटीमीटर। कितने वेव्स है, नंबर है ना, कितने वेव्स है एक सेंटीमीटर में या एक मीटर में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से। याद रखना न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और अगर न्यू के ऊपर एक बार लगा दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ की यूनिट होती है, मेरे को पता है, सेंटीमीटर या मीटर। तो जो वेव नंबर है मतलब ये न्यू बार है, इट वुड बी नथिंग बट 1/सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है, और वी कैन से पर सेंटीमीटर।
तो ये होती है वेव नंबर की यूनिट। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए।